हेलो एवरीवन। विजय अकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने बात कर रहे थे हम लेखांकन शब्दावली के ऊपर, अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर, और हमने कई सारी अकाउंटिंग टर्म्स को कवर कर लिया था, है ना। कि आयगत एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इन सारी चीजों को हमने कवर कर लिया था। बात करते हैं आगे। उसके पहले 1 मिनट में मैं आपको क्या करता हूँ, जो टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ ली अकाउंट्स की, 1 से 2 मिनट के अंदर हम उनको एकदम ब्रीफली पढ़ लेता हूँ, मैं आपको समझा भी देता हूँ। तो देखिए, अकाउंटिंग टर्म्स में हमने सबसे पहले समझा था पूंजी को, कैपिटल। अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जब कोई स्वामी या जो व्यापारी है, जो व्यापार का स्वामी है, वो क्या करते हैं, जो भी पैसे व्यापार में लगाते हैं, चाहे वो नगद लेकर के आ जाए या कुछ सामान लेकर के आ जाए, जैसे अगर वो बिल्डिंग ले आए, तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, पूंजी के अंतर्गत आती हैं। अगर व्यापार में क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट से पूंजी में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और अगर लॉस हो जाएगा तो हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये सारी बातों को हमने एग्जाम्पल के साथ डिटेल में पिछली क्लासों में कंप्लीट किया था। इसके बाद हमने बात करी थी ड्राइंग के ऊपर, आहरण जिसको कहते हैं। तो आहरण क्या होता है, जब भी कोई स्वामी मतलब व्यापार का जो मालिक है या जो स्वामी है, वो कुछ पैसे अगर व्यापार से निकालता है, या कुछ व्यापार से पैसे निकालते हैं, या कुछ माल अपने निजी उपयोग के लिए निकालते हैं, तो वो सब किस में आता है, ड्राइंग में आता है। इस पर हमने टीवी का एग्जाम्पल भी लिया था, है ना। और साथ ही साथ हमने एक इसमें कौन सा लिया था कि एक अगर जो कर्मचारी है जिसको निजी उपयोग के लिए रखा गया और उसको भी अगर कोई एक्सपेंसेस पेड किए गए, जैसे सैलरी दी गई है, तो वो सारी सैलरी क्या माना जाएगा, आहरण माना जाएगा, एग्जाम्पल के साथ, है ना। इसके बाद हमने समझा था माल। माल मतलब क्या होता है, गुड्स। गुड्स का मतलब ये होता है कि जो भी चीजें, जो भी व्यापार हम जिस चीज का कर रहे हैं, वो चीज व्यापार के लिए क्या हो जाएगी, गुड्स हो जाएगी, माल हो जाएगी। जैसे अगर आप टीवी बेचने का काम है, आपकी टीवी की शॉप है, तो टीवी आपके लिए ऊपर क्या, टीवी आपके लिए क्या हो जाएगी, गुड्स हो जाएगी। तो ये सारी बातें हमने समझी थी, और फिर इसमें हमने समझा था कि रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, सेल परचेस, और ये जो भी क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये सारा किस में आता है, माल की कैटेगरी में आता है। ठीक है। इसके बाद हमने समझा था असेट, जिसको हमने बोला था कि व्यापार को सही रूप से चलाने के लिए जो हमें असेट लगती है, वो सारी इसमें आती है संपत्तियों में। इसमें हमने सबसे पहले क्या समझा था, स्थायी संपत्तियां। स्थायी संपत्तियां, फिक्स असेट्स क्या होती हैं, फिक्स असेट्स वो होती हैं जिनको व्यापार में किस लिए रखा जाता है, ताकि हम इससे अच्छा अपना व्यापार कर सकें और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकें, प्रॉफिट बढ़ा सकें। इसका उपयोग केवल व्यापार करने के लिए किया जाता है, इसको सेल करने के लिए नहीं किया जाता। जैसे अगर हमने बिल्डिंग खरीदी, तो अब बिल्डिंग में हम क्या करेंगे, अपना व्यापार चलाएंगे, बिल्डिंग का बेचने खरीदने का काम हमारा नहीं रहता है। तो ये सब फिक्स असेट्स में आती हैं, है ना। इन सबको हमने समझा था। इसके बाद हमने समझा था फिक्स असेट्स में दो टाइप, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में क्या होता है, वो असेट जिनको हम देख छू सकते हैं, वो सब आती है टेंजिबल में। इनटेंजिबल असेट में वो सारी असेट आती है जिनको हम देख छू नहीं सकते, वो सब आती है इनटेंजिबल में। फिर हमने समझा था करंट असेट। करंट असेट को मैंने कहा था कि जिनको 1 साल के अंदर अंदर हम क्या कर ले, मनी में कन्वर्ट कर ले, मतलब हमको इससे क्या हो जाएगा, 1 साल के अंदर अंदर हमको कैश इनफ्लो हो जाएगा, हमारे पास पैसा, मनी आ जाएगी, तो उसको बोलेंगे क्या, करंट असेट। इसके बाद फिर हमने क्या समझा था, इसके बाद हमने समझी थी लाइबिलिटीज। कि लाइबिलिटीज क्या होती है, दायित्व क्या होता है। तो मैंने आपको इसमें समझाया था कि जिससे भी हमारे पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा, मतलब हमको किसी को भुगतान करना है, तो वो सब किस में आएंगी, लाइबिलिटीज में आएंगी। मतलब कैश या मनी जो है वो व्यापार से जाएगी, तो वो सब इसमें आता है। ठीक है, लाइबिलिटीज के अंदर आता है। फिर हमने समझा था लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, मतलब जिनको 1 साल के बाद पेमेंट करना है, वो सब लॉन्ग टर्म में आती है। और शॉर्ट टर्म में मतलब जिनको 12 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर पेमेंट करना है, वो सब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के अंतर्गत आती है। इंटरनल लाइबिलिटीज क्या होती है, जो खुद व्यवसाय के अंदर के लोग होते हैं, उन सबको अगर कुछ पेमेंट करना है, तो वो आती है इंटरनल लाइबिलिटी में। जैसे स्वामी द्वारा जो कैपिटल लगाई जाती है, तो वो कैपिटल भी क्या होता है, व्यापार के लिए दायित्व होता है, पर वो किस दायित्व में आएगा, इंटरनल दायित्व में आएगा, आंतरिक दायित्व या इंटरनल लाइबिलिटी के अंतर्गत आएगा। इसके बाद एक्सटर्नल लाइबिलिटीज समझी थी हमने, कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का मतलब वो लाइबिलिटीज जो हमें बाहरी लोगों को चुकानी होती है, जो व्यापार से संबंधित होते हैं पर बाहरी लोग होते हैं, व्यापार से आंतरिक लोग नहीं होते। बाहरी लोग कौन, जैसे बैंक से हमने लोन लिया, तो क्या वो हमारे अपने लोग हैं, नहीं, बाहर के व्यक्ति हैं। जैसे हमने उधार माल किसी से लिया, लोन लिया, है ना, तो ये सब किस में आते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में आते हैं। इसके बाद हमने समझी थी कंटिंजेंट असेट और कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो कंटिंजेंट असेट या कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी चीज, एक ऐसी चीज जो किसी इवेंट के होने पर निर्भर करती है। तो देखिए, ये आया क्लियर एकदम।
तो अब कोई इवेंट पर, अब कोई इवेंट का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी बात जिस पर क्या हो, जिस पर या तो हमें पैसे मिले या हमको किसको देना रहे। तो जब जब हमें ही पैसे देना रहेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंटीजेंट लायबिलिटी। और जब हमें पैसा मिलना वाला रहे तो हम क्या बोलेंगे, कंटीजेंट असेट। अब कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब एक ऐसा इवेंट जिस पर कंपनी के ऊपर क्या आ सकती है, लायबिलिटी आ सकती है, दायित्व आ सकता है। और इसका एग्जांपल हमने क्या लेकर के समझा था कि कोर्ट, कोर्ट ने अगर डिसीजन दे दिया कि इस जो एम्प्लॉय की हाथ में लगी है, वो मतलब उसके हाथ में लगी है या उसको जो क्षति हुई है वो कंपनी के कारण हुई है, उसको आप कंपनसेशन दो, तो फिर हमारे ऊपर क्या आ जाएगा, दायित्व आ जाएगा। और कंपनी को ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि हमारे अगेंस्ट में डिसीजन जाएगा, तो फिर कंपनी क्या करती है, इस लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए अपनी बैलेंस शीट के नीचे क्या लिख देते हैं, बैलेंस शीट के नीचे एक फुट नोट में दर्शा दिया जाता है। मतलब रिकॉग्नाइज होने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है, कंपनी को ऐसा लग रहा है कि हमको भुगतान करना पड़ सकता है, मतलब हुआ नहीं है। जैसे देखिए, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, क्या ऑर्डर दे दिया कि 5 लाख रुपए का पेमेंट आप करिए ही करिए, ये कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, तो फिर ये रिकॉग्नाइज हो गई है, फिर तो लाइबिलिटी आ गई है, अब तो देना ही है। बट कोर्ट ने अभी ऑर्डर नहीं दिया है, हमको ऐसा लगता है, कई बार ऐसा लगता है ना कोर्ट के हमें कि हाँ सच में ये जो हुआ है केस हमारे फेवर में नहीं जा सकता है। तो वो अगर ऐसा लग रहा है तो उस समय क्या करेंगे, हम उसे फुटनोट में देंगे। असेट को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, कंसेप्ट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। बट असेट को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, उसके पीछे क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि रूढ़िवादिता का कंसेप्ट है। रूढ़िवादिता का कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपको फ्यूचर में होने वाले लॉसेस और हानियों को तो, या होने वाले हानियों और लॉसेस को तो आज ही रिकॉग्नाइज करना है, आज ही उसको अपनी बुक्स में ले लो। पर जो फ्यूचर में होने वाले लाभ है उनको आपको रिकॉग्नाइज नहीं करना है, वो फ्यूचर में ही आप रिकॉग्नाइज करोगे। इसके बाद हमने समझे थे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब एक ऐसा खर्चा जो किस लिए किया जा रहा है, ताकि हमें क्या हो, उससे प्रॉफिट हो, या जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें थोड़ी सी वृद्धि हो। जैसे हमने रेंट दिया, दुकान का किराया। अब दुकान का किराया इसलिए ही देते हैं ताकि हमारी दुकान अच्छे से चलेगी, दुकान एक जगह रहेगी, एक शॉप रहेगी तो लोग आएंगे, उससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा और हमें प्रॉफिट होगा। तो ये सारी बातें। इसके बाद हमने समझा था रिवेन्यू, आयगत, एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर, आयगत, व्यय। आयगत व्यय को हमने समझा था कि आयगत व्यय सामान्यतः दिन प्रतिदिन मतलब रोजमर्रा के जो खर्चे हैं, जो बार बार रेकरिंग नेचर के खर्चे, बार बार होने वाले खर्चे हैं, वो सारे खर्चों को क्या कहा जाएगा, आयगत कहा जाएगा। जो दूसरी इसकी कंडीशन है वो क्या है कि 1 साल के अंदर अंदर इसका बेनिफिट मिल जाता है। बेनिफिट मिलने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम उसकी सेवाएं ले लेते हैं। जैसे अगर हमने रेंट पर लिया है, तो रेंट पर जो हमने घर लिया है, या जो बिल्डिंग ली है, या जो कमरा लिया है, या जो शॉप ली है, वो सारी चीजों को हम क्या कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। या जैसे हमने एम्प्लॉय रखा तो उसकी सैलरी जो दे रहे हैं, तो उस एम्प्लॉय की जो सेवा है वो हम ले चुके हैं या ले लेंगे। और कितने दिनों में ले लेंगे, तो 1 साल के अंदर अंदर ले ली जाएगी। तो उन सबको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को समझा था, जो डायरेक्टली क्या हो, डायरेक्टली हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए, किस वाइज, यूनिट वाइज। और ये प्रोडक्शन के साथ साथ क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और अगर प्रोडक्शन कम हो गया तो ये उसके साथ साथ कम भी होते जाते हैं। इसको भी हमने एग्जाम्पल के साथ समझा था। और इसके बाद समझा था हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मतलब वो एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस तो होते हैं पर डायरेक्टली इनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता यूनिट वाइज, ठीक है। और इनका सीधा संबंध किससे नहीं होता है, सीधा संबंध प्रोडक्शन से या उत्पादन से नहीं होता है। मतलब उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा उसके अनुपात में डायरेक्टली नहीं बढ़ते और ना ही कम होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था फैक्ट्री वाला, है ना। फैक्ट्री में जो गेट पर चौकीदार काम कर रहे हैं या जो सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी का प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। अब आ गए हैं हम आज के इस टॉपिक पर। तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इस 10 मिनट में हमने पिछली सारी क्लासों में जो जो हमने लेखांकन शब्दावली समझी थी, मैंने एक बार आपको उसका रिकैप भी करवा दिया। अब फटाफट से इनको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या आती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो खर्चे जो क्या होगा, जो एक बार बड़ी मात्रा में लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, इसको एक अच्छी अमाउंट में लगाए जाते हैं, इनकी जो अमाउंट होती है वो काफी ज्यादा होती है। दूसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है इसका, जो सबसे दूसरा अगर हम इसकी कंडीशन कहें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके कारण इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में, वो कहा जाता है कि जो इससे प्रॉफिट होगा, जो इसका लाभ होगा, वो क्या होगा, वो 1 से ज्यादा सालों में होगा, है
है ना। प्रॉफिट कितने सालों तक होगा, एक से ज्यादा सालों में होगा। अब एक से ज्यादा सालों में होने का मतलब, प्रॉफिट होने का मतलब क्या है कि जो भी खर्चा कर रहे हैं उसका उपयोग हम एक से ज्यादा सालों तक करेंगे। मतलब जिस काम के लिए हमने पैसा लगाया है वो एक से ज्यादा सालों तक हम उसका उपयोग करेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। अब जैसे जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले रखा है, क्या ले रखा है, जैसे भवन खरीदा, फर्नीचर खरीदा, अब मशीनरी खरीदी। तो अब हम मशीन ले लेते हैं कि कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, एबीसी लिमिटेड। अब इस एबीसी लिमिटेड ने क्या करा, इस एबीसी लिमिटेड ने 10 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी। ये मशीन खरीदी। ये मशीन क्यों खरीदी एबीसी लिमिटेड ने, ये मशीन है एबीसी लिमिटेड के पास। ये मशीन का काम क्या है, ये मशीन बनाती है टॉय, एक गुड़िया बनाती है, टॉय बनाती है, खिलौने बनाती है। तो अब इस मशीन को खिलौने बनाने की ये मशीन है, कितने की आई ये मशीन, ये 10 लाख रुपए की मशीन आई। ये मशीन कितने साल तक चलने वाली है, तो ये मशीन आने वाले 10 सालों तक चलने वाली है। मतलब क्या हुआ 10 सालों तक चलने का मतलब, 10 सालों के चलने का मतलब यही कि आने वाले 10 सालों तक हम क्या करेंगे, इस मशीन का उपयोग कर सकते हैं, और इससे क्या बनाएंगे, इससे बनाएंगे ये टॉय, एक खिलौना बनाएंगे, इसको बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये जो खर्चा करा है हमने 10 सालों का, क्या ये एक ही साल में पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। 10 साल की मशीन खरीद के लाए तो क्या एक ही साल चलेगी, नहीं सर। कितने साल चलने वाली है ये मशीन, ये मशीन तो 10 साल चलने वाली है। तो इसका जो बेनिफिट ले रहे हैं, मतलब ये जो खर्चा आज हमने किया है, भले ही आज पूरा पेमेंट कर दिया, पर इससे ये जो मशीन आई है ये कितने सालों तक अब हमको खिलौने बना कर देगी, आने वाले 10 सालों तक ये हमको खिलौने बना के देगी। मतलब जो इससे मिलने वाला रिटर्न है, रिटर्न क्या मिलेगा इससे हमको, रिटर्न में हमको इससे मिलेगा ये खिलौना। मतलब जिस काम का हम, जिस व्यापार कर रहे हैं उसका ये हमको रिटर्न में देंगी। मतलब जो प्रोडक्शन यूनिट के लिए हम लाए कि इससे हम क्या प्रोडक्ट कर पाए, क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर पाए, ये टॉय मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। तो ये टॉय मैन्युफैक्चरिंग ये कर पाएगी कितने सालों तक, आने वाले 10 सालों तक। मतलब इससे हमको कितने सालों तक टॉय मिल जाएंगे, आने वाले 10 सालों तक हम इससे टॉय बना सकते हैं। तो इसका जो बेनिफिट हो रहा है हमको, ये टॉय बनाने की जो हमको बेनिफिट हो रहा है, ये कितने सालों तक चलता रहेगा, 10 सालों तक। तो इस प्रकार का जो खर्चा होता है, इस प्रकार का जो खर्चा होता है वो क्या होता है, वो आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और दूसरा, ये तो है ही है, ये तो है ही है, मतलब इसका जो बेनिफिट है, जो प्रॉफिट है, जो लाभ है इससे, वो कितने सालों तक होता है, वो आने वाले कई सालों तक होता है, एक से ज्यादा सालों तक होता है। तो एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन जो होती है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस जो खर्चा करा है, जो खर्चा करा है उसको हम कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैश में भी कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, उसको समझ लेते हैं। तो इस ये दो कंडीशनों के कारण इसको क्या बोला जाता है, इन दो कंडीशनों के कारण इसको बोला जाता है कि ये कैसा खर्चा है, ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर का है। पहला क्या है, जो इसका प्रॉफिट है, मतलब जो इसका हम यूज करेंगे, प्रॉफिट जो इससे होगा वो कई सालों तक होगा। दूसरा क्या है, दूसरा हम इसको कैश में चेंज कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, हम इसको कैश में चेंज कर सकते हैं। ये दोनों कारणों के कारण इसको जो भी खर्चा होता है हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। अब समझा, पहला पॉइंट समझ में आया कि भैया प्रॉफिट क्यों, प्रॉफिट एक से ज्यादा सालों तक होगा, मतलब जो हम यूज करने के लिए ये मशीन लाए हैं वो एक से ज्यादा सालों तक इसका यूज होगा, प्रॉफिट का मतलब वो हुआ। दूसरा दूसरा हुआ केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो आज 10 लाख की मशीन अगर हम खरीद के लाते हैं, इसका एग्जाम्पल आप इससे भी ले सकते हैं, साथ में इसके एक आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो रोजमर्रा में यूज होता है, वो होता है हमारी कार। ठीक है, अगर आप एक कार खरीद के लाएंगे 10 लाख रुपए की, तो सपोज करिए आप एक साल, आज एक कार खरीद के लाए, तो अगर आप इस कार को अगले साल बेच देंगे, एक साल बाद बेच देंगे इस कार को, तो क्या ये कोई भी वैल्यू नहीं रखेगी, नहीं। एक साल बाद भी बेचेंगे तो हो सकता है आपको 8 लाख रुपए तो आराम से कोई भी दे देगा। अगर 10 लाख रुपए की मार्केट में कार मिल रही है नई की नई, तो एक साल बाद अगर आप देंगे तो 7 से 8 लाख रुपए आपको उस कार के मिल जाएंगे। मतलब केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस असेट को बेच करके, जैसे ये मशीन है, इस मशीन को भी बेच करके हम पैसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ले सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, बस पैसे तो मिल जाएंगे, कैश में तो कन्वर्ट हो जाएगा, बट क्या होगा, जो मिलने वाले पैसे हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, पर कैश में तो कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एक ऐसा खर्चा जो आने वाले कई सालों तक हमको उससे लाभ हो। दूसरा, हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमको जरूरत रहेगी तो हम क्या कर सकते हैं, ये खर्चा, मतलब जो किया है एक्सपेंडिचर, उसको, जो हमारे पास चीज आई है उसके अगेंस्ट में, उसको हम क्या कर सकते हैं, कैश में वापस से कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर ये दो विशेषताएं किसी भी खर्चे में है,
ये दो विशेषताएं किसी भी खर्चे में है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कि ये खर्चा किस प्रकार का खर्चा है, ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पहला क्या है कि उसका जो बेनिफिट है वो एक से ज्यादा सालों तक होना चाहिए, दूसरा है कि उससे जो मिलने हम चाहें तो भविष्य में उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में। समझ में आई? जैसे ये जो हमारी असेट थी इसको हम बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं, थोड़ा कम पैसा मिलेगा बट पैसा मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी देखिए ये कंडीशन देखने के बाद आपको समझ में आएगा। अभी जो नेक्स्ट अपन खर्चा पढ़ेंगे ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो देखेंगे आपको समझ में आएगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये बात, दोनों ही कंडीशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो ऐसे वह जो आर्थिक संसाधन प्राप्त करने, संपत्तियां क्रय करने, इससे क्या करते हैं हम, नॉर्मली असेट खरीदते हैं। लाभ अर्जित करने के लिए किया जाता है, अथवा अर्थात ऐसे व्यय का लाभ एक से अधिक समय तक मिलता है। एक से अधिक वर्ष, एक वर्ष से अधिक समय तक मिलता है। मतलब जो बेनिफिट है वो कितने समय तक मिल रहा है, वो एक से ज्यादा सालों तक मिल रहा है। अर्थात ऐसे व्यय का लाभ एक वर्ष से अधिक समय तक मिलता है। मतलब जो हमको प्रॉफिट है वो कितने सालों तक मिलेगा, एक से ज्यादा सालों तक मिलेगा। तो वह पूंजीगत व्यय कहलाता है। एक वर्ष से अधिक के लाभों को प्रभावित करते हैं। मतलब जो प्रॉफिट है वो कितने सालों तक का प्रभावित होगा, इससे एक से ज्यादा सालों तक। ऐसे व्यय को कंपनी के अर्जन क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है, और हमको इन फ्यूचर में अगर हम इसको बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट, थोड़ा बहुत कैश भी मिल जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट भी यहाँ भले ही लिखा नहीं है पर इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना। जो मेन पॉइंट है वो कौन सा है, ये पॉइंट है, और उसके बाद ये सब्सिडरी पॉइंट है। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ध्यान रखना। इस पर क्वेश्चन ज्यादा पूछता है एग्जामिनर कई बार। वैसे तो अगर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे तो वो नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब यहाँ से थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आता है, केस लॉ पे आता है। अब केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि वो दे देंगे कंपनी द्वारा एक मकान, एक भवन खरीदा गया कंपनी द्वारा, या एक व्यापारी द्वारा, या एक ट्रस्ट द्वारा, या कोई भी एक नाम दे देंगे। जैसे बोल देंगे एबीसी लिमिटेड द्वारा 10 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी गई। 10 लाख रुपए की क्या खरीदी गई, एक मशीन खरीदी गई। इस मशीन पर किया गया खर्चा किस प्रकार का खर्चा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये जो 10 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी है, ये खर्चा कैसा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, चलिए अब एक और पॉइंट जो यहाँ पर लिख ही लीजिए आप, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये लिख लीजिए, 1 मिनट। देखिए, अगर कोई मशीन खरीदी गई है, क्या करी है, मशीन क्रय किया है, मशीन क्रय की है। तो मशीन क्रय की मतलब जैसे मशीन खरीद के लाए, तो सपोज करिए ये मशीन को खरीदने की लागत थी 10 लाख रुपए की मशीन थी, मतलब कंपनी से हम मशीन कितने की खरीद के लाए, 10 लाख रुपए की। तो ये 10 लाख रुपए भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मशीन को लाने का हमने क्या दिया, भाड़ा दिया। मशीन को लाने का हमने भाड़ा दिया। भाड़ा कितना दिया, 50,000 रुपए का भाड़ा दिया। मतलब एक बड़ी सी मशीन थी, सपोज करिए ये इतनी बड़ी मशीन थी, इस मशीन को लाना था। इस मशीन को लाने के लिए हमने ये ट्रक का इस्तेमाल किया, और इस ट्रक को का भी हमने क्या दिया, भाड़ा दिया। कितना भाड़ा दिया, इसका जो भाड़ा दिया वो कितना दिया, वो दिया 50,000 रुपए। तो ये 50,000 रुपए, इसको भी क्या करेंगे, इसको भी मशीन की लागत में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, अब ये मशीन थी, ये मशीन क्या था, एक जनरेटर था, या एक मशीन थी। तो अब ये मशीन को हमको प्रॉपर बनाने के लिए हमने क्या बनाया, एक फाउंडेशन बनाया, एक फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी जैसे आपने देखा होगा कि जब आप इसका देखेंगे आप, अगर आप जेन सेट देखेंगे, मतलब जनरेटर देखेंगे, तो जब भी आप देखना जनरेटर कहीं लगा रहता है ना, तो उसको थोड़ा ग्राउंड से उठा करके लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है कि कभी पानी आनी आ गया, पानी भरा गया, तो हो सकता है कि वो खराब हो जाए मशीन, क्योंकि पानी कई बार गिर सकता है तो पानी आ जाए। तो इसलिए क्या करा जाता है, उसका थोड़ा सा बेस बना दिया जाता है, ऐसा मतलब कंक्रीट का ऐसा बेस बना दिया जाता है, ऐसा बेस बना दिया जाएगा पूरा इतना ऊंचा। और इस बेस को मतलब सीमेंट कंक्रीट करके इसका बेस बना दिया जाता है, और फिर इसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, जेन सेट लगा दिया जाता है, मशीन लगा दी जाती है। तो ये जो कंक्रीट का ये जो बेस बनाया है, ये जो कंक्रीट का बेस बनाया है, इसको एक नई जगह ले लेते हैं, एक फ्री अप पेज पे ले लेते हैं, 1 मिनट में। चलिए देखिए, तो ये मशीन खरीदी हमने, क्या खरीदी मशीन में, तो मशीन में हमने खरीदा ये जनरेटर। ये जनरेटर था कि बिजली कटे तो हमको हो रहे, कितने का जनरेटर आया, तो जनरेटर आया 10 लाख रुपए का। ठीक है, ये कैसा खर्चा है, ये एक कैपिटल खर्चा है। ठीक है, पूंजीगत खर्चा है, कैपिटल नेचर का खर्चा है, इसको ध्यान में रखना। तो ये हमने क्रय क्रय करा, कितने का पड़ा हमको, 10 लाख रुपए का।
इसको लाने के लिए हमने क्या दिया, इसको लाने के लिए ये ट्रक का इस्तेमाल किया गया, इस पर क्या दिया हमने, इस पर हमने इसको ये भाड़ा दिया, ठीक है। क्या दिया, ये ट्रक का हमने भाड़ा दिया, कितना भाड़ा दिया, 50,000 रुपए का भाड़ा दिया। तो ये जो भाड़ा है ट्रक का, ये भाड़ा भी क्या हो जाएगा, ये भाड़ा भी जुड़ जाएगा और इसको भी क्या बोला जाएगा, पूंजीगत खर्चा माना जाएगा और इसको इस लागत में जोड़ दिया जाएगा। अब ये ला करके क्या किया गया, इसको ला करके हमने लगाना था फैक्ट्री में, तो हमने ये बनाया फाउंडेशन, जिस पर ये जो जेन सेट है, इस जेन सेट को लगा दिया जाएगा। तो ये जो बनाया है इसका फाउंडेशन, जिस पर इसको बनाया जाएगा, इस पर क्या लगा होगा, एक तो मटेरियल लगा होगा इसको बनाने का, और क्या लगा होगा, इसको बनाने के लिए कोई मजदूर भी तो लगे होंगे जिन्होंने इसका काम किया, तो ये मजदूर लगा, ये मिस्त्री जिसको हम बोलते हैं, तो इस मिस्त्री ने इस पर काम किया। तो ये मिस्त्री की खर्चे, लेबर और ये मटेरियल, ये दोनों ही खर्चा, सपोज करिए ये कितना आया, ये आया 60,000 रुपए का, कितना आया ये खर्चा आया 60,000 रुपए का टोटल खर्चा। तो ये जो खर्चा है जिसका ये फाउंडेशन बनाया गया इसके लिए, ये खर्चा भी क्या किया जाएगा, इस खर्चे को भी पूंजीगत माना जाएगा, इस खर्चे को भी क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। और इसको जो मशीन खरीद रहे हैं उसकी लागत में जोड़ दिया जाएगा। और हमारी लागत कितनी हो जाएगी, हमारी लागत हो जाएगी 11,10,000 रुपए। हमारी लागत कितनी हो जाएगी, 11,10,000 रुपए, ये हमारी हो जाएगी उस असेट की कॉस्ट। तो ये जो खर्चा है, ये जो गाड़ी भाड़ा है, ये जो गाड़ी भाड़ा है, सामान्यतः इस ये कैसा होता है, सामान्यतः आगम होता है, रिवेन्यू इन नेचर होता है। बट ये गाड़ी भाड़ा किससे संबंधित है, इस कैपिटल असेट को लाने से संबंधित है, इसलिए इसको इसकी कॉस्ट में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसी प्रकार से ये सारे खर्चे सामान्यतः क्या होते हैं, नॉर्मल रिवेन्यू नेचर के होते हैं, पर ये किससे संबंधित है, कैपिटल असेट से संबंधित है। पहली बार कैपिटल असेट को लगाया जा रहा है, तो उससे जो भी खर्चा होता है, कब तक का, जब तक को उसको पुट टू यूज नहीं कर लिया जाता है। तो एक टेक्निकल टर्म है, आप सीधी सी बातें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो दे देंगे कि नई मशीन लाए, नई मशीन को लगाने के लिए स्थापना संबंधित व्यय, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस किए गए, कितने के किए गए, 60,000 के। तो इनको क्या किया जाएगा, इनको भी जोड़ दिया जाएगा। तो ये सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, कैपिटल नेचर के माने जाएंगे। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि कंपनी ने एक मशीन खरीदी, उसकी स्थापना से संबंधित व्यय, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस किए गए, क्या किया जाएगा, ये किस प्रकार के खर्चे हैं, तो ये कैपिटल नेचर के खर्चे हैं, इसको मशीन की लागत में जोड़ देंगे। कंपनी एक मशीन ला रही है, उसको लाने के लिए कंपनी द्वारा गाड़ी भाड़ा दिया गया, इसको क्या किया जाएगा, इसको कंपनी जो असेट ला रहे हैं उसकी कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा। इसको भी क्या मानेंगे, अभी के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। कब मानेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब ये किसी असेट से संबंधित होंगे तभी। नॉर्मली क्या है, ये रिवेन्यू है, बट जब किसी असेट को ला रहे हैं और तब ये खर्चे कर रहे हैं, तो इनको कैपिटल मान के उसकी असेट की लागत में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, वापस से अपने पॉइंट पर आ जाते हैं, अपने पॉइंट पर आ जाते हैं वापस से। तो ये समझ में आ गया पूरा पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्थगित आयगत व्यय, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नाम याद रखिएगा, इंग्लिश में नाम याद रखिएगा ज्यादा करके। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक ऐसा खर्चा, कैसा खर्चा, एक ऐसा खर्चा जो बड़ी मात्रा में लगा है। मतलब ये खर्चा छोटा मोटा नहीं है, इसकी जो अमाउंट है, खर्चे की जो अमाउंट है वो कैसी है, वो है बिग। ये खर्चे की अमाउंट क्या है, बिग अमाउंट है, एक बड़ा खर्चा करा है। दूसरा, ये जो खर्चा है, ये जो खर्चा है, इसका प्रॉफिट क्या होगा, इसका लाभ, जो इससे मिलने वाला लाभ है, वो 1 से ज्यादा साल तक मिलेगा। मतलब आने वाले 2, 3, 5 साल, 10 साल तक मिलने वाला है। इसका जो लाभ है वो आने वाला कई सालों तक है। तीसरा क्या है, ये एक खर्चा व्यय होता है। व्यय मतलब, अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आप तो बोलेंगे सर व्यय ही है, ये तो लिखा ही है व्यय। व्यय का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर जो खर्चा करा, जैसे ऊपर भी व्यय करा था, बट यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर करा था उसके अगेंस्ट में हमारे पास क्या आई थी, उसके अगेंस्ट में हमारे पास कोई संपत्ति आई थी। जैसे जैसे फर्नीचर आया था, बिल्डिंग आई थी, अभी हम फर्नीचर खरीद के लाए, इसके अगेंस्ट में हमारे पास कोई असेट नहीं आती है। डेफर्ड रेवेन्यू जब हम खर्चा करते हैं तो इसके अगेंस्ट में हमारे पास कोई असेट नहीं आती है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि इसके अगेंस्ट में हमारे पास कोई संपत्ति नहीं आती है, असेट जो है वो नहीं आती है। ये बात ध्यान रखना।
तो ये तीनों इसमें क्या होनी चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए। अगर ये है तो आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो है बिग अमाउंट, बहुत बड़ा खर्चा है। दूसरा, इससे मिलने वाला प्रॉफिट जो लाभ होगा वो आने वाले कई सालों तक होगा। तीसरा, इससे कोई हमें असेट नहीं मिलती, मतलब हम इसको भविष्य में बेच नहीं सकते कि आप ये ले लो और हमको 5 लाख रुपए दे देना, हमको 50 लाख रुपए दे देना, ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे हमको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से और चीजों को कंप्लीट करते हैं। ये इसलिए इतना डिटेल में जा रहा है क्योंकि इस पर क्वेश्चन कई बार पूछे गए एग्जाम में। चलिए तो इसको भी एग्जांपल ले लेते हैं एक। देखिए, अभी ये वाला एग्जांपल समझा था, अब इसके साइड में ही एक और एग्जांपल समझते हैं, तो दोनों का कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। अब ये है टाटा कंपनी, ये एग्जांपल सबसे अच्छा है। चलिए, अब टाटा कंपनी ने क्या सोचा, टाटा कंपनी ने सोचा कि हम आईपीएल, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच जिसमें होते हैं, है ना, तो अब इस आईपीएल की इन्होंने क्या ली, स्पॉन्सरशिप ली। स्पॉन्सरशिप का मतलब वो होता है जब कोई भी कंपनी क्या करती है, कंपनी अपना नाम उस जो खेल होता है उसके साथ जोड़ देती है। तो जब भी उस खेल का नाम लिया जाता है तो साथ में उसका नाम लिया जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये लिखा जाता है, ये बोला जाता है हर बार जब भी आप कमेंट्री सुनिएगा तो उसमें आपको एक बात सुनने को मिलेगी, टाटा आईपीएल। तो टाटा का क्या मतलब है कि इसका ये स्पॉन्सर है, इसने इसकी स्पॉन्सरशिप ली है। तो अब ये नाम लेने के लिए टाटा को ये नाम ऐसे ही नहीं मिलता, इसके लिए उनको बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, बहुत सारा पेमेंट करना पड़ता है। सपोज करिए कितना पेमेंट करना पड़ता है, तकरीबन करोड़ों में। सपोज करिए 300 करोड़ का उन्होंने पेमेंट करा है, 300 करोड़ का पेमेंट करा है, ठीक है। अब 300 करोड़ का पेमेंट करा है तो इससे क्या होगा, हर बार जब कोई आईपीएल देखेगा तो क्या बोलेंगे वो, टाटा आईपीएल, टाटा आईपीएल, टाटा आईपीएल। तो आपके दिमाग में क्या बनेगी, इस कंपनी की इमेज बनेगी, टाटा कंपनी। समझ पा रहे हैं, इस कंपनी की इमेज बनेगी। क्योंकि ये साइकोलॉजी है एडवर्टाइजमेंट की, कि जब भी कोई व्यक्ति के दिमाग में किसी बात को लेकर के बार बार इमेज बनती है तो वो उस पे अच्छा महसूस करता है। और जब भी अगर कोई प्रोडक्ट बाय करने जाता है तो उसका रेफरेंस जो है, जो मतलब उसकी चुनाव करने की क्षमता है, वो इस कंपनी की तरफ झुक जाती है, मतलब इस कंपनी को वो प्रेफरेंस दे देता है थोड़ा सा, ऐसा है। तो इसलिए कंपनियां करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करती हैं ताकि आपके दिमाग में उनकी एक छवि बने, है ना। जैसे अगर आप मान लीजिए एक कंपनी का आप 100 दिन से एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं और मार्केट में गए और आपको दो चीजें मिली, एक जिसका नाम आपने नहीं सुना है और दूसरा प्रोडक्ट जिसका आप रोज एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, ये दूसरा प्रोडक्ट जिसका एडवर्टाइजमेंट है ना, जैसे आप साबुन लेने गए, सपोज करिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ, साबुन लेने गए डव साबुन। अब डव साबुन का हर एक व्यक्ति ने एडवर्टाइजमेंट सुना है, डव हुआ, लाइफ बॉय हुआ, है ना, लक्स हुआ, हमने इन सब कंपनियों का नाम सुना है। तो एक तरफ ये डव का साबुन है, ठीक है, कीमत कितनी है, कीमत इसकी है 300 रुपए, ठीक है, कीमत कितनी है, 30 रुपए। एक तरफ ये दूसरी कंपनी का साबुन है जिसका आपने नाम नहीं सुना है, इसकी भी कीमत कितनी है, 30 रुपए, ठीक है। इसका नाम सुना है डव, लक्स, लाइफ बॉय, और इसका नाम आपने नहीं सुना है, ना ही एडवर्टाइजमेंट देखा है। जबकि ये जो 30 रुपए में साबुन दे रहा है इसमें ज्यादा अच्छे क्वालिटी है, मतलब इसमें ज्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट हैं, इसमें ज्यादा अच्छी सब चीजें हैं, इसमें थोड़ी कम है। बताइए, पर आप कौन सा प्रोडक्ट लेकर के आ जाएंगे, आप ये प्रोडक्ट लेकर के आ जाएंगे, क्यों, आप बोलेंगे पता नहीं ये साबुन कैसा निकले, क्योंकि ये साबुन का तो मैंने नाम सुना है, तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो वापस से अब हमारे पॉइंट पर आ जाते हैं। तो टाटा आईपीएल ने इस पर 300 करोड़ खर्चा करे। अब टाटा कंपनी को क्या लगता है कि ये जो 300 करोड़ एडवर्टाइजमेंट के खर्चा करे, हमको कितने सालों तक इसका बेनिफिट मिलेगा, इसका बेनिफिट हमको आने वाले 5 सालों तक इसका बेनिफिट मिलने वाला है। कितने सालों तक, 5 सालों तक। तो अब अगर सपोज करिए टाटा कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया और सारा का सारा एक्सपेंडिचर टाटा कंपनी ने 300 करोड़ इसी साल ले लिया, तो ये बात सही होगी या गलत होगी, गलत होगी। क्यों, क्योंकि इस एक्सपेंडिचर का खर्चा उनको प्रॉफिट कितने सालों तक मिलने वाला है, इसका प्रॉफिट जो है उनको आने वाले 5 सालों तक मिलने वाला है। तो इसलिए सही तरीका क्या है कि जब तक आपका बेनिफिट, मैचिंग कंसेप्ट भी क्या बोलता है, मैचिंग कंसेप्ट भी यही बोलता है कि जितने जो प्रॉफिट है उसके अगेंस्ट में उसकी इनकम को आपको लेना चाहिए। तो अब इसकी इनकम का आने वाली है, आने वाले 5 सालों तक इसकी इनकम आने वाली है, तो ये खर्चा भी आने वाले 5 सालों तक पीएनडल में लिया जाना चाहिए। तो अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी इस 300 करोड़ के प्रॉफिट को क्या करेगी, 5 से डिवाइड करेगी। तो हर साल कितना खर्चा आएगा, हर साल कितना खर्चा लेंगे हम, अब बता दीजिए आप फटाफट से, हम कितना खर्चा हर साल पीएनडल में लेंगे, हर साल हम कितना खर्चा लेंगे, तो हर साल हम लेंगे खर्चा 60 लाख का। हर साल हम यही खर्चा लेंगे 60 लाख का, है ना। तो अब ये जो 60 लाख है, ये सिर्फ 60 करोड़ है, सॉरी, तो ये 60 करोड़ क्या होगा, ये 60 करोड़ आएगा इस साल पीएनडल में,
इस साल क्या आएगा, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो ये 60 करोड़ तो आ जाएगा हमारे एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड, ये 60 करोड़ आ जाएगा एक्सपेंसेस में। और अब बचा कितना 300 करोड़ में से, अब जो 300 करोड़ में से यहाँ पर ये जो बचा हुआ है, मतलब कितना बचा, 300 करोड़ में से 60 तो कहाँ आ गया, 60 तो आ गया ये हमारे पीएनडल में। और जो बच गया 240 करोड़ रुपए, ये 240 करोड़ रुपए ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड। असेट साइड में यहाँ पर दिख जाएगा मिसलेनियस असेट में, और यहाँ पर हम लिख देंगे 240 करोड़ रुपए। तो अब ये क्या दिख रहा है, अब ये दिख रहा है असेट में, असेट साइड 240 करोड़ रुपए, और आने वाले 4 सालों में फिर हम 60-60 करोड़ रुपए लेते जाएंगे। तो ये हो जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो, अब यहां पर देखो, अब ये जो 11 लाख की असेट है, ये 11 लाख की असेट है जो हमने अभी जनरेटर खरीद के लाए थे, इसको भी हम यहाँ लिख देते हैं, है ना, ये भी असेट है। तो अब हमने यहाँ लिख दिया 11,10,000 की असेट को लिख दिया। ऊपर लिखिए कितनी, 240 करोड़ की असेट। अब अगर हम ये जनरेटर को कल बेचने जाएंगे 1 साल बाद, तो ये बिक जाएगा 7-8 लाख में, ये आप भी मानते हैं। बट ये 200 करोड़ के एक्सपेंसेस जो टाटा कंपनी ने करे, ये बेचने जाएंगे कि भैया 200 करोड़ में कोई हमसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ले लो, तो कोई लेगा नहीं। क्यों, व्यक्ति बोलेगा भैया ये तो खर्चा है, कोई असेट थोड़ी ना है। तो इसीलिए इसको बेचा नहीं जा सकता है, इसीलिए इन सारे खर्चों को बेचा नहीं जा सकता, मतलब इसके अगेंस्ट में हमको पैसे नहीं मिलेंगे। जबकि यहाँ पर जो असेट थी कैपिटल एक्सपेंडिचर में, वो असेट से हमको इन फ्यूचर में थोड़ा पैसा भी मिलेगा, मतलब इनको पैसे में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ध्यान रखिएगा, ये दो एडजस्टमेंट है इसके, मैंने वो भी बता दिया आपको क्या एडजस्टमेंट है। कि एक तो क्या होगा, जो भी खर्चा रहेगा आने वाले सालों तक का एक अनुमान लगा लेते हैं हम, और वो अनुमान के हिसाब से जो खर्चा ईयरली आता है उसको पीएनडल में ले लेंगे, जो शेष बचेगा उसको बैलेंस शीट में किधर बता देंगे, मिसलेनियस असेट में बता देंगे। तो इसे बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया कंसेप्ट पूरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, क्लियर हुआ पूरा। चलिए अब बढ़ते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ गई बात। अब देखिए, अब इसको पढ़ते जाइए तो चीजें समझ में आ जाएंगी। बिग अमाउंट हो, प्रॉफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा इसका हमको बेनिफिट, और इससे कोई असेट जनरेट नहीं होती है। मतलब असेट जनरेट नहीं होती, मतलब हम इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो असेट भी जनरेट हुई है उसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पैसे नहीं मिलेंगे हमको। ऐसे वह जो एक से अधिक 1 वर्ष से अधिक के लाभों को प्रभावित करते हैं, परंतु उन्हें नगद में नहीं बदला जा सकता। क्या उनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। उन्हें क्या बोला जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अस्थगित आयगत व्यय कहते हैं। लेखांकन स्थगित और अस्थगित आय व्यय की अपलिखित की गई राशि को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। अब अपलिखित की गई राशि कितनी थी, कितना राशि हमने वो करी थी अपलिखित, तो 60 करोड़ रुपए हमने अपलिखित करे थे, तो उसको कहाँ ले लेंगे, उसको ले लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो बचा हुआ शेष है, शेष कितना बच गया था, बैलेंस, बैलेंस जो बच गया था वो बच गया था 240 करोड़ रुपए, उसे कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड, असेट साइड दिखाएंगे, इसलिए नाम शेष है, डेबिट शेष है ना। डेबिट शेष होता है, सारा एक्सपेंडिचर का डेबिट शेष होता है, तो इसको कहाँ दिखाते हैं, संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। ठीक है, परंतु ये संपत्ति नहीं होती। क्या ये असेट होती है, क्या हम इसको बेच सकते हैं, नहीं सर, इसको नहीं बेचा जा सकता है, क्योंकि इसे नगद में नगद वसूल नहीं की जा सकती। इससे क्या नगद वसूल की जा सकती, कुछ पैसे मिलेंगे हमको, नहीं मिलेंगे। इन्हें चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दर्शाए जाने के कारण इन्हें क्या बोला जाता है, फिक्टिशियस असेट कहा जाता है। मतलब एक्चुअल में कोई असेट है क्या, दिखा तो असेट साइड रहे पर कोई भी असेट नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस असेट। कहाँ दिखाते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जैसे हुआ, देखो कौन कौन से आएंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंतर्गत, एडवर्टाइजमेंट, हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जैसे मैंने अभी बताया आपको टाटा आईपीएल वाला, है ना। फॉर्मेशन कंपनी जब बनाते हैं उस समय, या प्रारंभिक व्यय, ये सारे, अभिगोपक को जो कमीशन दिया, अंडर राइटर कमीशन, या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो ये सारे खर्चे कौन से हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल हैं। जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिससे एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन पूछता है, तो वो वाला ध्यान रखना आप, मैं उसको भी हाईलाइट कर देता हूँ वापस से, तो वो है ये वाला एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पर एग्जामिनर क्वेश्चन कई बार पूछता है, तो ध्यान रखना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस सब आएंगे इसमें। अब आते हैं रिवेन्यू, आगम, मतलब जिससे क्या हो रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, आगम। आगम का मतलब क्या होता है, आगम या आय, इसका मतलब क्या होता है, इसकी जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, आवृत्ति, रेकरिंग आवृत्ति होती है। रेकरिंग मतलब बार 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 हमको पैसा मिलता है।
आगम का मतलब क्या है? एक तो बार बार होता है, दूसरा क्या होता है? व्यापार के सामान्य संचालन। मतलब सामान्य संचालन का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल प्रक्रिया है उससे जो पैसे मिलते हैं, उससे जो इनकम होती है, वो सब किस में आती है? वो सब आती है आगम में, रिवेन्यू में, इनकम में। अब नॉर्मल प्रक्रिया का मतलब क्या है? जैसे हमारी एक शॉप है, वो शॉप का क्या काम है? जो शॉप है हमारी, वो टीवी की शॉप है। तो टीवी को बेचने, सेल करने से जो हमको पैसे मिलेंगे या जो प्रॉफिट होगा, वो सारा क्या कहा जाएगा? वो सारा कहा जाएगा रिवेन्यू और आगम। क्यों? क्योंकि हमारा काम ही क्या है? टीवी बेचना हमारा काम है। तो ये सारे किस में आएंगे? ये सारे आएंगे रिवेन्यू में, आगम में। ठीक है। आगम मदे कहलाती है। इसका लाभ चालू वित्तीय वर्ष में ही प्राप्त होता है। जो इसका बेनिफिट है वो किस में मिलेगा? करंट ईयर में ही मिलेगा, चालू वर्ष में। वह धनराशि जो व्यवसाय के वस्तुओं की बिक्री और उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं के बदले में प्राप्त होती है। जैसे अभी हमने क्या वस्तुओं की बिक्री करी? टीवी का व्यापार था, टीवी बेची। अब या हमारी क्या कटिंग की दुकान है। देखो एकदम एकदम इजी लैंग्वेज है। जैसे कोई सी भी सर्विस, जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं आप तो वहां पर आपको सर्विस मिलती है। आप सलून में जाते हैं आपको सर्विस मिलती है। एक चार्टेड अकाउंटेंट आपको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। एक इंजीनियर क्या दे रहा है? आपको सर्विस दे रहा है। एक डॉक्टर क्या दे रहा है? वो सब सर्विस में आती है। तो आप कटिंग की दुकान पर क्या करेगा? वो आपको कुछ सामान देते नहीं, आपके बाल काट दिए जाते हैं। तो उसके जो पैसे हैं तो वो क्या हो जाएगा? सेवा, सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। तो ये सब क्या कहलाती है? आगम कहलाती है, रेवेन्यू या इनकम। अब इसमें दो तरह के होते हैं, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है। क्या है? क्रय विक्रय हुआ, ब्याज हुआ, कमीशन हुआ, बट्टा हुआ, लाभांश हुआ, अधिकार शुल्क, किराया प्राप्त, ये सब है। इनका जो नेचर है वो कैसा है? ये बात ध्यान रखना, रेकरिंग नेचर है। दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना कि चालू वित्तीय वर्ष से वे में ही ये क्या होती है? प्राप्त होती है। मतलब जो इसका है वो एक साल के अंदर अंदर जो हमको बार बार मिलते रहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आती है। रिवेन्यू, आयगत आगम क्या होती है? रिवेन्यू इनकम क्या होती है? अब रिवेन्यू इनकम का मतलब है जो सामान्य गतिविधि। सामान्य गतिविधि का मतलब क्या है? वही टीवी बेचने का व्यापार है तो टीवी क्या हो जाएगी? सामान्य गतिविधि। हमारी कटिंग करने की दुकान है, सैलून है, तो हम जो कटिंग कर रहे हैं लोगों की और उससे जो पैसे मिल रहे हैं वो क्या आ जाएगी? सामान्य गतिविधि। जैसे हमारी किसकी शॉप है? हमारी शॉप है मोबाइल की। तो मोबाइल बेचने से जो पैसे मिल रहे हैं या जो पैसे हमारे पास आ रहे हैं, रिवेन्यू, वो सब क्या हो जाएगी? आगम रिवेन्यू। मतलब जो भी आपका काम है और उस काम से जो आपको पैसे मिल रहे हैं, जो इनकम हो रही है, वो किस में आएगी? वो रिवेन्यू इनकम में आएगी। और जो इसका जो लाभ है, वो जो वर्षों के, कितने वर्षों के लाभों को प्रभावित करती है? तो एक वर्ष के लाभों को ही क्या करती है? प्रभावित करती है। जैसे अगर आपकी बुक बेचने का है, आपकी किसकी शॉप है? बुक की शॉप है ना, स्टेशनरी जिसको हम बोलते हैं। तो अब जो बुक बेच रहे हैं आप, ये सब क्या कहलाएगा? ये सब कहलाएगा आगम। आपका बिजनेस किसका है? आपका बिजनेस मोबाइल बेचने का है तो मोबाइल क्या है? आगम है। आपका बिजनेस टीवी बेचने का है, आपका टीवी का क्या है? आपका बैग बेचने का बिजनेस है, आप बैग बेचते हैं तो बैग क्या है? सब ये सब चीजें काय में आएंगी? रिवेन्यू इनकम में आएंगी। अब पूंजीगत आय। अब पूंजीगत आय का मतलब क्या होता है? जो जो जिससे हमको क्या हो रही है? जिससे हमको जो मिल रहे हैं, जो हमको पैसे मिल रहे हैं, वो क्या है? एक तो जो हमारे सामान्य रूप से नहीं होता है, मतलब विशिष्ट लेन देन होते हैं, सामान्य लेन देन नहीं होते। और विशिष्ट लेन देन क्या होते हैं? मतलब सामान्यतः इनको, कैपिटल इनकम का मतलब वो ध्यान रखिएगा, जो हमारे हमारे डे टू डे काम नहीं होते। डे टू डे हमारे जो एक्टिविटी है वो डे टू डे नहीं है, मतलब यही काम नहीं है हमारा, है ना। फलस्वरूप जो दीर्घकालीन कोषों के रूप में या स्थायी संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होती है और जो एक वर्ष से अधिक के लाभों को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल इनकम कहा जाता है। कितने वर्षों को प्रभावित करती है? एक से ज्यादा सालों के लिए। अब हमारा जो विशिष्ट लेन देन, मतलब सामान्य लेन देन नहीं है, उसको बोलेंगे क्या? कैपिटल इनकम। जैसे जैसे देखो, हमारी शॉप किसकी है? हमारी शॉप जो है वो टीवी बेचने की शॉप है। टीवी बेचते हैं हम, है ना। तो अब टीवी बेचने के लिए हमने क्या करा? टीवी बेच रहे हैं, तो ये टीवी का बेचने से जो पैसे मिलेंगे ये तो किस में आएगा? ये रिवेन्यू इनकम में आएगा। बट हमने क्या करा? जो शॉप थी ना, जो शॉप जिसमें टीवी बेच रहे थे, ये जो शॉप है जिसमें टीवी बेची जा रही है, इस शॉप को ही बेच दिया। क्यों बेच दिया? हमको नई जगह शॉप खोलनी है, यहाँ से अब खाली कर दी तो ये शॉप ही बेच दी हमने। हमारी थी, हमने बोला इसी को बेच दो, अब काम क्या है, अब तो नई जगह दुकान खोल रहे हैं, इसको बेच दी जाए। तो ये जो शॉप ही बेच दी, ये शॉप बेच दी, ये कैसी इनकम होगी? ये कैपिटल इनकम होगी। कैसी इनकम होगी? कैपिटल इनकम। क्या हमारा शॉप बेचने का काम है? नहीं, हमारा तो टीवी बेचने का काम है। शॉप अभी हमने बेच दी, तो ये शॉप से जो इनकम होगी वो कैसी इनकम होगी? कैपिटल इनकम होगी। ठीक है, समझ में आ गई। अब परचेस, मतलब
परचेस का मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। परचेस का मतलब जो हमारे सामान्य व्यापार जो हम करते हैं, जिस चीज को हम बेचते हैं हमारे सामान्य व्यापार में, जैसे अभी हमारा टीवी बेचने का व्यापार है, तो जो टीवी हम खरीदेंगे वो क्या हो जाएगी हमारे लिए परचेस। क्यों? क्योंकि हमारा व्यवसाय किसका है? टीवी बेचने का। अब मान लो हमारे लिए मोबाइल, मोबाइल क्या है हमारे लिए? मोबाइल, मोबाइल का अगर हमारा व्यापार है और हम मोबाइल खरीद रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको परचेस कहा जाएगा। ठीक है। बट हम मोबाइल की हमारी दुकान है, उसके लिए हमने फर्नीचर खरीदा। क्यों खरीदा? ये मोबाइल की दुकान थी, इसमें फर्नीचर टेबल एबल प्रॉपर खरीद लिया, फर्नीचर प्रॉपर खरीदा ताकि जो मोबाइल है उनको अच्छे से दिखा पाए जो कस्टमर आए। ये कस्टमर आए तो इनको मोबाइल अच्छे से दिखा पाए, इसलिए हमने फर्नीचर खरीदा। तो ये जो फर्नीचर है, क्या इसको भी परचेस बोला जाएगा? नहीं, इसको परचेस की कैटेगरी में नहीं लाएंगे। ये तो हमने संपत्ति खरीदी है, इसको हम बेचने खरीदने के लिए थोड़ी ना लाए। संपत्ति से तो हम क्या करेंगे? व्यापार खरीदेंगे, तो इसको परचेस नहीं माना जाएगा। अगर हमने अपनी मोबाइल के लिए एक दुकान खरीदी, शॉप खरीदी, तो ये शॉप को क्या हम परचेज बोलेंगे? नहीं, ये तो कैपिटल असेट की कैटेगरी में आएगा, तो इसको सामान्य परचेज नहीं माना जाएगा। समझ में आ गई बात? मतलब परचेज किसको माना जाएगा? जिसका हम काम करेंगे, जिसका हम काम करेंगे उनको हम परचेज मानेंगे, है ना। जब व्यापारी द्वारा विक्रय हेतु माल की खरीदी की जाती है, जैसे टीवी खरीदी, मोबाइल खरीदा, तो उसे क्रय कहा जाता है। यह खरीदी कच्ची सामग्री या तैयार माल के रूप में हो सकती है, मतलब रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस, कैसा भी हो सकता है, किसे भी खरीद सकते हैं हम। संपत्तियों का क्रय, अब संपत्तियों का क्रय कैसे मानेंगे? संपत्तियों का क्रय, संपत्तियों का क्रय का मतलब हुआ यही सब चीजें। संपत्तियों का क्रय का मतलब समझा? संपत्तियों का क्रय का मतलब हुआ कि जो हमारा व्यापार नहीं है, जैसे हम ये जो फर्नीचर खरीद के लाए, ये क्या है? संपत्ति का क्रय है। ये जो टी हमने जो ये दुकान ही पूरी खरीदी, ये दुकान ही क्या है? फर्नीचर। ये क्या है? हमारी असेट है। तो इसको हम परचेस नहीं मानेंगे, तो इसको हम क्रय में शामिल नहीं करेंगे, क्रय में शामिल नहीं किया है, क्योंकि इनको हम किस लिए नहीं खरीदते हैं? पुनः विक्रय के लिए थोड़ी ना खरीदते हैं। मतलब हम क्या रीसेल करने का यही काम है क्या हमारा? नहीं, तो इनको हम परचेस में शामिल नहीं करते। व्यवसाय द्वारा विक्रय के उद्देश्य से नगद और उधार माल खरीदा जाता है, उसे क्रय कहते हैं। जैसे निम्नलिखित रूप में क्रय माना जाएगा। जब कपड़े के व्यापारी द्वारा कपड़ा खरीदा गया, तो उसके लिए क्या है? ये परचेस है। फर्नीचर व्यापारी द्वारा क्या खरीदा गया? फर्नीचर, तो ये क्या है? क्रय। इसके बाद बात करते हैं सेल, विक्रय। मतलब जिस भी चीज को हम बेचते हैं, सामान्यतः जो हमारा व्यापार है, टीवी बेचना, मोबाइल बेचना, ये हमारा काम है। तो जो टीवी बेची जा रही, मोबाइल बेचा जा रहा है, ये सब किस में आएगा? सेल्स में आएगा। विक्रय, लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से जब क्रय किया हुआ माल बेचा जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? विक्रय कहते हैं। नगद माल बेचने को नगद विक्रय और उधार माल बेचने को क्या बोलते हैं? क्रेडिट सेल बोला जाता है। ठीक है। बेचने के उद्देश्य से खरीदे गए माल की लागत को लाभ की राशि जोड़कर माल को दूसरे व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है? हस्तांतरित कर दिया जाता है, तो उसे विक्रय कहते हैं। मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर हमने 100 रुपए का माल खरीदा, तो क्या 100 में बेचेंगे? नहीं, 10-20 रुपए हमारा मार्जिन जोड़ देंगे और फिर कितने में बेच देंगे? 120 रुपए में। मतलब जो माल हमने खरीदा है, जिसमें थोड़ा प्रॉफिट जोड़ करके हम बेचते हैं, तो उसको ही क्या बोलते हैं? विक्रय बोलते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो सामान्यतः व्यापार में क्या करते हैं, हम बेचते हैं माल, उन सबको विक्रय में आता है। निम्नलिखित रूप से विक्रय माना जाएगा जब फर्नीचर व्यापारी द्वारा क्या बेचा जाए? फर्नीचर बेचा जाए। कपड़े व्यापारी द्वारा क्या बेचा जाए? कपड़ा बेचा जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, विक्रय बोलते हैं। ठीक है। क्रय वापसी, अब क्रय वापसी मतलब जो माल हमने खरीदा था, हमको समझ नहीं आया, हमने उसको वापस दे दिया व्यापारी को, तो वो आ जाएगा क्रय वापसी में परचेस रिटर्न। तो क्रय किए हुए माल को किसी कारणवश जो माल वापस कर दिया जाता है, मतलब हमने माल खरीदा था, अब हमको समझ नहीं आया किसी भी कारण से, क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्राइस ज्यादा है, या जैसा हम चाह रहे थे वैसा माल नहीं है, हमने वापस कर दिया जिससे लिया था, तो उसे क्रय वापसी अथवा बाह्य वापसी, रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। रिटर्न आउटवर्ड मतलब हमारे पास से आया और हमने उसको बाहर वापस से दे दिया, तो उसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। खरीदे गए माल को वापस लौटाना क्रय वापसी कहलाता है। जैसे राम ने 10,000 रुपए का माल खरीदा तथा जिसमें से 2,000 रुपए का माल खराब होने की वजह से वापस लौटा दिया गया, तो वह क्या हो जाएगा? राम के लिए क्रय वापसी माना जाएगा, है ना। अब जिसको वापस किया उसके लिए क्या हो जाएगा? विक्रय वापसी। क्यों? क्योंकि उसने माल बेच दिया था हमको 10,000 का। राम ने हमको 10 लाख का 10,000 का माल दे दिया था, अब हमने 2,000 का माल वापस कर दिया, तो हमारे पास 8,000 का ही बचा, है ना। सिंपल। तो देखिए सेल्स रिटर्न, विक्रय किए हुए माल में से जो माल किसी कारणवश ग्राहक द्वारा वापस कर दिया जाता है, मतलब जिसको हमने बेचा था अपने कस्टमर को समझ नहीं आया, उन्होंने हमें वापस दे दिया, तो क्रय वापसी या आंतरिक वापसी, रिटर्न इनवर्ड कहते हैं।
बेचे गए माल, एक सेकंड कहाँ चला गया, चलिए ये रहा। बेचा गया माल जब ग्राहकों द्वारा लौटाया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, विक्रय वापसी कहलाता है। सुरेश ने 2,000 रुपए का माल राम को बेचा, जिसमें से 1,000 रुपए का माल खराब होने की वजह से वापस लौटा दिया गया। यह सुरेश के लिए क्या है, सुरेश के लिए ये है विक्रय वापसी। डेटर्स क्या होते हैं, अब डेटर्स मतलब जिनको हमने उधार माल बेचा था। डेटर्स क्या होते हैं, जिनको हमने उधार माल बेचा था, उनसे अभी पैसा हमको मिलना बाकी है। इन सबको उधार दिया था, इनसे पैसा मिलना बाकी है, तो ये सब क्या हो जाते हैं, डेटर्स हो जाते हैं। उधार माल बेचाओ, उधार सेवाएं दियो, सर्विसेज भी दे सकते हैं उधारी में। कि मान लीजिए आज हमारे पास हमारी किसकी दुकान थी, शॉप कटिंग की दुकान थी, हमने फ्री में बाल काट दिए, फ्री में बाल नहीं काटे, हमने बोला ठीक है पैसे नहीं है कल दल दे देना, तो ये क्या है, वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, डेटर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। जैसे आप डॉक्टर, आपके जान पहचान वाले थे, तो डॉक्टर की फीस थी 5,000 रुपए, तो आपने बोला अभी तो पैसे नहीं है डॉक्टर साहब, हम 1-2 दिन में दे देंगे। तो डॉक्टर साहब के लिए जो 5,000 की फीस है डॉक्टर की, उसके डॉक्टर साहब के लिए आप क्या हो जाएंगे, 5,000 के लिए डेटर्स हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हमने क्या करा था, उधार माल बेचा है या उधारी सेवाएं दी हैं, तो वो सब जिन व्यक्तियों को ये दिया गया है वो हमारे लिए क्या है, डेटर्स हैं। जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को या व्यापारी फर्म में माल अथवा सेवाएं उधार लेता है, उसे व्यापारी का ऋणी या देनदार कहते हैं। ऋणी का स्थान ऋणदाता के अधम होता है, इसलिए इसे अधर्म अर्धमण भी कहते हैं। देखिए इतना हिंदी नहीं आएगा, आप डेटर्स ध्यान रखिएगा, डेटर्स से क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान रखिएगा, डेटर्स से क्वेश्चन बने तो ध्यान रखिएगा क्या है, क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल करिए, क्या करिए, क्रेडिट सेल करिए। जब जब क्रेडिट सेल करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। डेटर्स के केस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, ध्यान रखिएगा। डेटर्स कब बनेगा, कोई भी व्यक्ति जिसको हमने उधार माल बेचा है या उधार सेवाएं दी हैं, तो वो सब डेटर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। ऐसे ऋण की कुल राशि को खाता बुक डेप्ट्स और ऋणियों और देनदारों की विविध ऋणी सन्डी डेटर्स कहते हैं। तो बस ये ध्यान रखिएगा, सन्डी डेटर्स कब कहते हैं, जब नॉर्मली हमने क्या करा है, उधार माल दिया है, तो वो सब सन्डी डेटर्स में आते हैं। स्वामी द्वारा जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा जाता है उससे तो व्यवसाय के लिए वे भी सभी व्यक्ति क्या हो जाते हैं, देनदार माने जाएंगे। जैसे राहुल ने 5,000 रुपए का माल सुरेश को उधार बेचा, तो अब सुरेश क्या हो जाएगा, सुरेश डेटर्स हो जाएगा, किसके लिए, राहुल के लिए। तो इसमें सुरेश राहुल के लिए देनदार माना जाएगा। देनदार व्यवसाय के लिए क्या होती है, चालू संपत्तियां होती हैं, करंट असेट होती है। डेटर्स क्या होते हैं, करंट असेट होते हैं। ध्यान क्या रखना है, उधार माल बेचा है। अब लेनदार, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनसे हमने उधार माल लिया है या जिनसे उधार सेवाएं हमने लिए। अब हम आ गए, हमने उधार माल लिया, अभी तक हम क्या कर रहे थे, लोगों को उधार दे रहे थे। अब हमने लोगों को उधार दे दे के हमारे पास पैसे नहीं बचे, तो अब हम लोगों से उधार मांग रहे हैं। तो अब जब हम लोगों से उधार माल खरीदते हैं, मतलब परचेस कर रहे हैं माल या सेवाएं ले रहे हैं, और वो कैसे ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं कि बाद में पैसे दे देंगे, तो वो जो माल खरीदा गया जिसके एवज में हम जो पैसा देने वाले हैं वो इन फ्यूचर में देने वाले हैं, तो वो सब किस में आएंगे, क्रेडिटर्स में आएंगे। जिस व्यक्ति या व्यवसायिक फर्म के माल अथवा सेवा उधार ली जाती है उसे ऋणदाता या लेनदार कहते हैं। ऋणदाता को ऋणी से उत्तम स्थान होता है, इसलिए उसे उत्मर्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखिएगा, एकदम इजी है, याद आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यवसाय द्वारा जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा जाता है वह क्या हो जाते हैं, देनदार कहलाते हैं। उधार माल खरीदा जाता है, सॉरी, उधार माल खरीदा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, देनदार बोलते हैं। मतलब हम उधार माल ले लेके आ रहे हैं हम लोगों से, है ना, उधार माल ले रहे हैं, उधार सेवाएं ले रहे हैं, तो वो सब क्रेडिटर्स में आएंगे। जैसे राम एंड कंपनी ने सुरेश एंड कंपनी से उधार माल क्या करा है, खरीदा है, तो राम एंड सन्स, राम एंड कंपनी के लिए सुरेश एंड कंपनी ने क्या हो जाएंगे, सुरेश एंड कंपनी लेनदार हो जाएंगे, मतलब उनको पैसे देने हैं। लेनदार व्यवसाय के लिए क्या होते हैं, चालू दायित्व होते हैं, है ना, जिन्हें भुगतान करना होता है, मतलब इन फ्यूचर में हम भुगतान करेंगे। लागत मूल्य, मतलब लागत मूल्य या कॉस्ट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, कि कोई भी जितना हमसे खर्चा हुआ किसी उत्पाद के संबंध में, किसी प्रोडक्ट के संबंध में, जो जो हमने खर्चा किया है वो सब क्या हो जाएगी, उसका लागत मूल्य हो जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए हम एक टॉय बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, एक टॉय बनाते हैं, ये टॉय बनाते हैं, तो इस टॉय टॉय को बनाने के लिए हमारा 100 रुपए का क्या लगता है, इसमें प्लास्टिक लग जाता है। 50 रुपए का उसके बाल आल खरीद के लाते हैं, ऐसी कई सारी टॉय बनता है, तो प्रॉपर टॉय बनता है ना, उसके कपड़े बनाए जाते हैं ना, और उसमें सारी चीजें पेंट किया जाता है। तो अब जो प्लास्टिक लगा वो 100 रुपए का लगा,
उस पे जो पेंट किया गया वो 50 रुपए का किया गया, और जो उसके कपड़े लाए गए टॉय के ऊपर एकदम व्यवस्थित उस पे क्लॉथ चढ़ाया गया, तो वो जो क्लॉथ चढ़ाया गया तो उसका भी पैसा लगा, तो वो कितने का लगा, वो सपोज करिए 60 रुपए का लगा, है ना। और ये हमारा एक टॉय बन करके, खिलौना बन करके तैयार हो गया। तो अब इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, इसकी कॉस्ट हो गई है 210 रुपए। तो ये 210 रुपए क्या है, ये 210 रुपए है लागत मूल्य। मतलब इतने में हमको क्या पड़ा है, ये गुड्डा जो है या जो ये टॉय है वो हमें कितने में पड़ा है, वो 210 रुपए में पड़ा है। मतलब इससे क्या बनाया जाता है, लागत मूल्य क्यों निकाला जाता है, ताकि हमको पता लगे, लागत मूल्य से हमको पता लगे कि कितना हमारा खर्चा हुआ है, तभी तो हम सेल कर पाएंगे। क्योंकि अगर जैसे अब हमको पता लग गया 210 रुपए, तो अब अगर कोई व्यक्ति हमसे बोलेगा कि हमको 200 रुपए में ये गुड्डा दे दो, तो हम क्या दे देंगे इस खिलौने को, नहीं, हम क्या बोलेंगे कि 210 में तो हमको पड़ रहा है। मतलब मिनिमम से मिनिमम कितने में तो बेचना ही पड़ेगा, 210 रुपए में तो बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे कम में बेचेंगे तो हमको लॉस हो जाएगा। तो इसलिए लागत मूल्य निकाला जाता है कि जैसे आप मान लीजिए इसको 250 रुपए में बेच देंगे, तो हमको पता लग जाएगा कि जब 250 में बेचा है तो हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम 300 में बेच रहे हैं तो हमको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 90 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर हम 400 रुपए में बेच रहे हैं तो हमको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 190 का। तो ऐसे कंपनी फिर पता कर पाती है, व्यापारी अपना पता कर पाता है कि भैया मुझे कितना प्रॉफिट कमाना है। तो इसलिए लागत मूल्य जानना जरूरी होता है। ठीक है, किसी भी उत्पाद के लिए समझ में आ गई ये बात। चलिए, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, वहां मूल्य जो कहाँ पर दिखा हुआ है, वहां मूल्य जो बुक्स में दिखा हुआ है। मतलब जो हमारी बुक्स है, जो हमारी बैलेंस शीट बनाते हैं, जो हमारी बुक्स बनाते हैं, सारे खाते बनाते हैं, उस खाते में उस संपत्ति का जो मूल्य होता है उसको बोला जाता है पुस्तकीय मूल्य। जैसे जैसे सपोज करिए एक बिल्डिंग है, ये लैंड है, हमारी लैंड के लैंड है। अब ये लैंड एबीसी लिमिटेड की लैंड है, किसकी लैंड है ये जो भूमि है, ये भूमि है किसकी, एबीसी लिमिटेड की। तो अब एबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट में ये लैंड असेट साइड दिख रही है, कितने की दिख रही है, 10 लाख रुपए की। बट आज मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू 50 करोड़ की है। मतलब अगर आज कंपनी बेचेगी तो इसको 50 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। बट इनकी असेट बैलेंस शीट में ये लागत मूल्य पर आज भी दिख रही है, और कितने पे दिख रही है, 10 लाख पर। तो ये जो 10 लाख रुपए पर वैल्यू इस लैंड की, इस भूमि की दिख रही है, यही क्या है, यही है इसका पुस्तकीय मूल्य। मतलब पुस्तकों में जो मूल्य किसी असेट का दिखता है उसे बोला जाता है पुस्तकीय मूल्य। बुक वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो कंपनी की या उस ऑर्गेनाइजेशन की या उस संगठन की बुक्स में जो उस असेट की वैल्यू दिख रही है उसे बोलेंगे बुक वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू मतलब आज अगर इस असेट को हम मार्केट में बेचेंगे तो हमको कितने मिल जाएंगे, आज हमें इस मार्केट में मिल जाएंगे 50 करोड़। तो 50 करोड़ क्या हो गई उस असेट की मार्केट वैल्यू हो गई, 50 करोड़ क्या हो गई उस असेट की मार्केट वैल्यू। समझ में आ गई बात, करोड़ क्या हो गई, 50 करोड़ उस असेट की मार्केट वैल्यू हो गई। चलिए, इसके बाद बात करते हैं स्टॉक। स्टॉक मतलब वो जो हम क्या करते हैं, जो भी चीजें क्या है, जिन भी वस्तुओं का हम क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, तो वो जो क्रय विक्रय करते हैं और जो हमारे पास माल रखा रहता है वो सब किस में आता है, स्टॉक में आता है। व्यवसाय में जिस वस्तु का क्या किया जाता है, सेल, कोई क्रय विक्रय किया जाता है, उस वस्तु को किसी भी समय में उपलब्ध वस्तु की मात्रा को क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। मतलब जो भी हमारे पास ये गुड्स रखी हुई, जैसे टीवी, टीवी का व्यापार है, तो जो आज हमारे पास टीवी हमारे पास रखी हुई, जैसे 10 टीवी आज हमारे पास है, तो हम क्या बोलेंगे, 10 टीवी का हमारे पास स्टॉक है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, 10 टीवी का स्टॉक है। तो ये स्टॉक क्या हो जाएगा, ये स्टॉक सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी का, अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो क्या होता है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल, वर्क इन प्रोग्रेस, है ना, वर्क इन प्रोग्रेस वाला जो मटेरियल होता है वो अर्धनिर्मित माल, और फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मतलब पूरी तरह से रेडी टू सेल प्रोडक्ट है, एकदम बना हुआ रखा है, तो उसको बोला जाएगा निर्मित माल। इसके बाद क्या आता है, व्यवहार, लेन देन। मतलब जो भी काम हम किस में कर रहे हैं, मुद्रा में कर रहे हैं। देखिए, अकाउंट्स में हर एक ट्रांजेक्शन को किस में रिकॉर्ड किया जाता है, अकाउंट को उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो किस में हो रहे हो, मनी में हो रहे हैं। तो वो सारे लेन देन जो मुद्रा या मुद्रा मापन योग्य वस्तु में हो रहे हैं, उन सब का हम जो आदान प्रदान करते हैं, जैसे सेल कर रहे हैं, तो सेल क्यों, क्योंकि इसके अगेंस्ट में मुझे क्या मिल रहे हैं, पैसे। तो वो क्या है, वो एक लेन देन है। मैंने परचेस करा, आपको पेमेंट करूंगा, तो ये क्या है, एक लेन देन है। अब रेंट रेंट से क्या करेंगे, हम रेंट का भुगतान करेंगे, तो ये क्या है, एक लेन देन है। सैलरी का भुगतान किया गया, सैलरी पे करी, सैलरी का खर्चा, तो ये क्या है, एक लेन देन है, एक व्यवहार है, एक ट्रांजेक्शन है। लेन देन का मतलब ट्रांजेक्शन।
तो दो इकाइयों के बीच होने वाले मौद्रिक और मौद्रिक मापन योग्य वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान क्या होता है? लेन देन कहलाता है। मतलब जिसको हम, अगर वो लेन देन किस में नहीं हो रहा है, अगर वो लेन देन मनी में नहीं भी हो रहा है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? तो भी मुद्रा मापन योग्य वस्तु में हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? लेन देन बोलेंगे। प्रॉफिट मतलब एक ऐसी आय, ये क्या है? व्यय का, आय का किस पर? आय का व्यय पर आधिक्य। मतलब जैसे आय हमारी कितनी है? आय हमारी 5 लाख रुपए है और व्यय कितना है? व्यय हमारा 4 लाख रुपए है। तो ये क्या हो रहा है? हमारे जो आय है, इनकम है, वो किससे ज्यादा है? ये व्यय है, एक्सपेंस है। तो आय हमारी ज्यादा है, किससे ज्यादा है? इनकम से ज्यादा है। कितना अधिक है? 1 लाख रुपए अधिक है। तो ये जो ज्यादा हुआ है यही क्या है? यही प्रॉफिट है। और प्रॉफिट से क्या होती है? हमारी पूंजी वृद्धि, पूंजी में वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है। तो यही क्या है? प्रॉफिट है। तो आय का व्यय पर क्या है? सरप्लस, आधिक्य, तो उसे कहा जाएगा प्रॉफिट। अब लॉस मतलब व्यय ज्यादा है और आय कम है। व्यय ज्यादा है और आय कम है। तो अब व्यय कितने? सपोज करिए व्यय है 6 लाख रुपए के और आय कितनी है? आय 4 लाख रुपए की है। आय 4 लाख रुपए की है, व्यय 6 लाख रुपए के। तो 2 लाख रुपए का क्या है? 2 लाख रुपए का लॉस है। क्या है? लॉस है। और लॉस से क्या होती है? कैपिटल कम होती है। सबसे पहले हमने यही पढ़ी थी, कैपिटल ही पढ़ी थी कि प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, प्रॉफिट हानि हो गई तो उससे लॉस हो जाएगी। एंट्री मतलब, एंट्री का मतलब प्रविष्टि, प्रविष्टि का मतलब जब भी कोई ट्रांजेक्शन हम किस में रिकॉर्ड कर दें, उस ट्रांजेक्शन को हम बुक में रिकॉर्ड कर दें। उस ट्रांजेक्शन को हम बुक में रिकॉर्ड करें। जैसे हमने सैलरी दी, तो सैलरी क्या है? सैलरी एक व्यवहार है, सैलरी देना एक व्यवहार है। पर उस व्यवहार को जब हम बुक्स में लिख देते हैं, जब एंट्री कर दें, हम एंट्री क्या कर दें? जैसे पेड करी, सैलरी पेड करी, तो क्या हो जाएगी इसकी? सैलरी पेड करी तो एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सपोज करिए कितनी सैलरी दे रहे हैं? 20,000 रुपए की सैलरी दे रहे हैं, तो ये 20,000 रुपए की सैलरी पे कर दी। तो ये जो 20,000 रुपए की सैलरी की ये एंट्री करी, यही क्या है? ये जो एंट्री करी यही क्या है? प्रविष्टि। इसको ही बोलेंगे एंट्री, जो हमने एंट्री करी। क्यों? क्योंकि अब क्या हो जाएगी? हमने इस ट्रांजेक्शन को किस में रिकॉर्ड कर दिया? बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। जैसे मान लो आपके पास एम्प्लॉय आया कि सर मुझे सैलरी दे दो इस महीने की, तो हम सबसे पहले उसको सैलरी देते हैं गिन के, कि पहले एंट्री करते हैं, पहले सैलरी दे देते हैं कि ये लो सैलरी, फिर क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। तो जब हमने उसको सैलरी दी वो ट्रांजेक्शन है, और जब उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी? एंट्री। ठीक है। अब टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर का मतलब होता है कि एक निश्चित अवधि में जो भी हमने सेल परचेस, जो भी हमने सेल किया, और सेल कैसा किया है? सेल कैसा भी किया हो, मतलब या तो वो कैश सेल किया हो या वो क्रेडिट सेल करा हो, दोनों का टोटल जो होता है वही क्या होता है? टर्नओवर होता है। ठीक है। कुल बिक्री मतलब जिसको हम बोलते हैं टर्नओवर, एक निश्चित अवधि में होने वाले नगद और उधार विक्रय का कुल योग क्या होता है? जो योग होता है उसको क्या बोलते हैं? कुल बिक्री या टर्नओवर कहते हैं। इसे आवर्त मतलब टर्नओवर भी कहा जाता है ना। टर्नओवर ध्यान रखिएगा। जैसे 2 लाख रुपए का क्या किया हमने? विक्रय कैसा करा? नगद करा, और 8 लाख रुपए का उधार करा, तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल बिक्री कितनी हो जाएगी? 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए क्या हो जाएगा? 10 लाख रुपए हो जाएगा टर्नओवर। ठीक है। इसके बाद आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, और फिर इसके बाद आता है बेड डेब्ट्स, फिर इसके बाद आता है वाउचर, अकाउंट्स और डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। तो ये 4-5 पॉइंट बचे हैं, इनको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पर एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है। इंस्टॉलमेंट पर एग्जांपल ले लेंगे। बेड डेब्ट्स को मार्क कर लीजिएगा, अच्छा है ना। बेड डेब्ट्स को मार्क कर लीजिएगा, इंस्टॉलमेंट को मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कैश डिस्काउंट और क्रेडिट डिस्काउंट पर तो, ट्रेड डिस्काउंट पर तो क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो इनको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। मैक्सिमम आधे घंटे में हम इसे कवर कर लेंगे। तो आपकी पूरी जो अकाउंटिंग टर्म्स है, वो लेखांकन शब्दावली है, वो मैंने कवर कर लिए। जितना मुझे लग रहा था कि हाँ इनको तो आपको पता होना चाहिए, तो ऑलमोस्ट हमने अच्छी खासी कवर कर ली है क्वांटिटी में अकाउंटिंग टर्म्स। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।